हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2025 की जॉब की तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है आपको दिया जाता है। एग्जाम के अपडेट से याद आया कि मैंने कल आपको एक एग्जाम का अपडेट बताया था कि जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं उनका जो फॉर्म है लाइव हो चुका है। बिहार का जो फॉर्म है लाइव हो चुका है 4 तारीख से, कल से मतलब जो है आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो जिसको भी अपना फॉर्म भरना है जाके अपना फिलअप कर लीजिए। 27 अप्रैल तक जो है फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और इनका जो एग्जाम डेट आने वाला है, एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट भी इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया है। तो इनका एग्जाम डेट है आपका 24 मई को, ठीक है। 24 मई को जो है बिहार वालों का एग्जाम डेट है। तो ये लोग अपना इनका एग्जाम की डेट बहुत ही मुश्किल से आगे पीछे होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में जो इनका एग्जाम आगे पीछे होता है। नहीं तो जितना इन्होंने बोल दिया उसी टाइम पे इनका एग्जाम होता है। देखिए, ईपी वालों का फॉर्म कब से चालू हुआ था? फरवरी से चालू हुआ था। अभी तक उनका जो फॉर्म है अप्रैल तक भरा जाने वाला है, यानी कि 30 अप्रैल तक जो है यूपी बीएड वाले का फॉर्म भरा जाने वाला है। उनका डेट आगे पीछे होता है। तो 1 जून को उनका लास्ट डेट दे दिया गया है। तो 1 जून को उनका एग्जाम हो जाएगा। पहले कहाँ था? पहले अप्रैल में ही होने वाला, नहीं, मई के आसपास होने वाला था, ठीक है। 15-16 मई को कुछ दिया था डेट, लेकिन उसको चेंज करके सीधा आप जून में कर दिया, 1 जून को एग्जाम, ठीक है। लेकिन बिहार वालों का ऐसा नहीं है। बिहार वालों का देखिए फॉर्म का जो डेट है, मतलब फॉर्म भरने की भी डेट बहुत ही कम देता है। एग्जाम जितना बोल दिया उतने तारीख को इसका एग्जाम जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से जो है इसका एग्जाम आगे पीछे होगा। तो जिसे भी अपना फॉर्म भरना है, बिहार से जो भी है अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जल्दी आपका जो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट है, अगर उनका फॉर्म आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं। और नहीं तो उनका भी जो है, बिहार का फॉर्म आ गया तो छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके ध्यान से देखिएगा। अब बहुत ही सीरियस कंडीशन, अपनी तैयारी को आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। पिछले 15-20 दिन से जैसे ही आपका फॉर्म का डेट आगे पीछे हुआ है, आप लोगों ने बहुत ही मनमानी कर ली है। लेकिन अभी जो है सीरियस कंडीशन पर अपनी तैयारी को आप लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पता है, संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। लेकिन दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? बताइए, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी शहर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, क्या करना बताइए? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किस में मदद मिलती है हमें? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है, ठीक है। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। जिप्सम मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कहाँ पर? बताइए, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया कि आपका राइट आंसर श्वेत फुफ्फुस रोग या एस्बेस्टोसिस सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। यह रोग जो है एब्सेस्टेस यानी कि अभ्रक
फाइबर्स के संपर्क में आने से होता है, या मुख्यतः जो है टाइल्स एवं सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 5वां नंबर, बताइएगा सही उत्तर का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बताइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका त्रांबे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र त्रांबे बंबई में स्थित है। ठीक है, यह परमाणु विज्ञान केंद्र एवं संबंध क्षेत्रों में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है सभी को, किसमें, परमाणु विज्ञान केंद्र एवं संबंध क्षेत्रों में कार्यरत। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 6वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब, बताइए। तो इन्हें यह पुरस्कार आपका वर्ष 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। लार किसके पाचन में मदद करती है, बताइए। लार जो होती है किसके पाचन में मदद करती है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है, स्टार्च के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में मौजूद एमाइलेस एंजाइम स्टार्च को शर्करा यानी कि जो मीठा होता है उसमें बदल देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि की अगर बात की जाएगी तो आपका उरु अस्थि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है फेमर। ठीक है, जो कि जांघ की होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि फीमर है। यह अस्थि मनुष्य के जांघ में होती है। ठीक है, जांघ में। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, लुमिकिया लुकीमिया लुकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि, बताइए। लुकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो है निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्वेत रक्त कोशिकाएं के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर, बता देंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, किस पेड़ की छाल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दालचीनी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथी आपका सही उत्तर। दालचीनी पेड़ की जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आपने मसाले में देखा होगा एक छाल की तरह होता है, उसी को जो है दालचीनी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे कभी कभी ईयर पूछा जाता है तो ईयर आपको लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। उसने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी, इंडिका। मेगास्थनी की पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, बताइए। रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, एक मिनट, अब्दुल लतीफ ने। ठीक है, ऑप्शन नहीं, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर जो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने जो है स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बताइए। ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने यह स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बेंजामिन
डिजराइली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। बेंजामिन डिजराइली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जो है स्वीकार किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? बताइए, चित्रकारी जो है निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जहांगीर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर प्रश्न, 16 नंबर 15 तो हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बताइए, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1909 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत में पहली बार वर्ष 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग आरंभ किया गया था। भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया? वेन सांगा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रदमन? तो वेन सांगा जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेन सांगा जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का। वेदों की और लौटों का आवाहन किया था किसने? बताइए, वेदों की और लौटों का आवाहन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेदों की और लौटों का आवाहन आपका दिया था साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का नारा दिया था, उन्होंने 1875 ईस्वी में, ठीक है। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है। क्लियर है। और वेदों को अपनाओ स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 19 नंबर, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? बताइए, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्य बैंक के कार्य में शामिल नहीं? बताइए, निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है बैंक के कार्य में शामिल नहीं है। क्लियर। चलिए, सरकारी खर्च पर जो कार्य होता है, सरकारी खर्च पर जो नियंत्रण या जो कार्य है बैंक के कार्य में शामिल नहीं होता, ठीक है। बाकी विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, ये सभी जो है बैंकों का काम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 21वां, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतर क्रिया भी करने लगते हैं? बताइए, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका आभासी वास्तविकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। उसको जो है आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, ठीक है। आभासी वास्तविकता उस नई तकनीक का नाम है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर है, भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, भूरी क्रांति का जो संबंध है साथियों किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध आपका हो जाए साथियों उर्वरकों के उत्पादन से, ठीक है। उर्वरकों के उत्पादन से जो है भूरी क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 23, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है? बताइए, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
छोटे जोत क्षेत्रों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। छोटे जोत क्षेत्र के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, रीजन क्या है? हीलियम से जो भरा गुब्बारा है वायु में उड़ने लगता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है आपका हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है, इसके वजह से हीलियम से भरा गुब्बारा जो है वायु में उड़ने लगता है, ठीक है। क्लियर है। अगला है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। समुद्र समीर बनती है कब? बताइए। समुद्र समीर कब बनती है? तो समुद्र समीर की बात की जाएगी तो समुद्र समीर आपकी बनती है साथियों आपकी दिन के समय में। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समुद्र या सागरीय समीर ग्रीष्म ऋतु के दिन के समय बनती है, ठीक है। सूर्य की गर्मी से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र जो है समुद्र की तुलना में शीघ्र गर्म हो जाते हैं और तट पर वायु हल्की होकर उठने लगती है तथा निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है। समुद्र तल का अधिक वायुदाब ठंडी पवन को तटवर्ती क्षेत्र की ओर ले जाता है जिससे सागरीय समीर बनती है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी है। और बिहार वाले जो छात्र हैं अपना फॉर्म जाके फटाफट भर लीजिएगा, ठीक है। अपना जो फॉर्म है लाइव हो चुका है, मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता भी दिया था, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसकी वजह से आपको पता नहीं चला होगा। तो जिसको भी नहीं पता है अभी जाके आपको बता दिया गया है, तो जाके अपना फॉर्म आप लोग फिलअप कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।